ज्योतिबा फुले ग्रुप ऑफ एजुकेशन में आपका स्वागत है। ज्योग्राफी की ऑनलाइन क्लासेज में हम चैप्टर नंबर 3 में आयु संरचना की चर्चा करेंगे। आयु संरचना लेसन था हमारा जनसंख्या संगठन और जिसमें हम चर्चा कर चुके हैं पहले लिंग अनुपात। पिछली जो क्लास थी उसमें हमने चर्चा की थी लिंग अनुपात की। आज हम चर्चा करेंगे आयु संरचना। देखिए पहले भी इसमें बात कर चुके हैं। जब टॉपिक स्टार्ट हुआ था उस समय में बताया था कि आयु संरचना क्या है। इससे पहले मैं बता दूं कि हमारा जो है मानव भूगोल के सिद्धांत, मानव भूगोल के सिद्धांत, उसमें चैप्टर नंबर 1 मानव भूगोल की प्रकृति और विषय क्षेत्र पूरा हो चुका है। दूसरा हमारा चैप्टर था जनसंख्या, वितरण, घनत्व और वृद्धि, ये कंप्लीट हो चुका है। दोनों चैप्टर अपने कंप्लीट हैं और तीसरे चैप्टर पे चल रहे हैं यहाँ पर जनसंख्या संगठन पे, जिसमें एक टॉपिक पूरा हो चुका है लिंग अनुपात। और आज हम चलेंगे आयु संरचना के बारे में। देखिए लिंग अनुपात के बारे में एक बार मैं आपको बता देता हूँ क्योंकि वापस से लिंग अनुपात क्या है। बटे 1000 पुरुषों के बीच जो स्त्रियों की संख्या पाई जाती है जो अनुपात होता है वो लिंग अनुपात कहा जाता है। विभिन्न देशों में विभिन्न प्रकार से लिंग अनुपात निकाला जाता है। अर्थात सूत्र का प्रयोग किया जाता है और विभिन्न देशों में सूत्र है लिंग अनुपात बराबर पुरुषों की संख्या बटा स्त्रियों की संख्या इंटू 1000। जहाँ पुरुषों की स्त्रियों की संख्या अधिक होती है पुरुषों पर रखे जाते हैं, जहाँ स्त्रियों की संख्या अधिक होती है वहाँ स्त्रियों पर। और अन्य देशों में जैसे भारत में करते हैं पुरुष बटा स्त्रियां इंटू 1000, लेकिन अन्य देशों में जो उपयोग किया जाता है उसमें स्त्रियां बटा पुरुष इंटू 1000। ये है लिंग अनुपात। और लिंग अनुपात कम होने के कारण और क्या परिवर्तन किए जा सकते हैं, क्या क्या समस्या है, इनके बारे में पिछले वीडियो में हम देख चुके हैं। तो मेरे कहने का मतलब ये वीडियो देखने से पहले आप पिछला वीडियो जरूर देखें। अब बात कर रहे हैं आयु संरचना की। आयु संरचना है क्या कि आयु संरचना के अंतर्गत हम देखते हैं कि विभिन्न जनसंख्या को विभिन्न आयुओं में विभाजित कर विभिन्न वर्गों में विभाजित कर और उसका अध्ययन किया जाता है विभिन्न वर्गों में। यहाँ पर क्या करेंगे कि जो जनसंख्या है हमारे पास उसको आयु के अनुसार, उम्र के अनुसार विभाजित कर देंगे, उम्र के अनुसार विभाजित करेंगे और विभाजित करके इसका अध्ययन करेंगे। जैसे हम मान लेते हैं कि हमने विभाजित किया इसको 0 से 14 वर्ष, 14 से 60 वर्ष और 60 वर्ष से अधिक। आयु संरचना के अंतर्गत हमने 3 वर्गों में से विभाजित कर दिया है। 0 से 14, 14 से 15 से 59, सॉरी यहाँ पर करेंगे 15 से 59 और यहाँ पर करेंगे 60 से अधिक। अब इनको अलग अलग नाम से संबोधित किया है। जैसे 0 से 14 वर्ग को हम कहेंगे बाल जनसंख्या, 0 से 14 को बाल जनसंख्या। 15 से 59 को हम कहेंगे प्रौढ़ जनसंख्या या कार्यशील जनसंख्या। इसके अलावा 60 से अधिक होगी ये होगी वृद्ध जनसंख्या। अर्थात आयु संरचना के अंतर्गत हमने 3 वर्ग विभाजित किए और 3 वर्गों के अंतर्गत हमने देखा किसी भी देश की
जनसंख्या है उसको विभिन्न आयु 3 आयु में बांटकर इसका अध्ययन करते हैं। तीन भागों में विभाजित किया, 0 से 14 बाल जनसंख्या, 15 से 59 प्रौढ़ जनसंख्या, ये कार्यशील जनसंख्या भी कह सकते हैं, और 60 से अधिक वृद्ध जनसंख्या। देखिए जो 0 से 14 वर्ष की जनसंख्या होती है इसे आश्रित जनसंख्या भी कहा जाता है, आश्रित जनसंख्या, क्योंकि जो पहले 0 से 14 वर्ष के जो बच्चे हैं इस जनसंख्या के अंतर्गत आते हैं, और वो मूल रूप से 15 से 59 जो ये जनसंख्या इस पर डिपेंड होते हैं, क्योंकि इनका लालन पालन जो पालन पोषण किया जाता है वो यही जनसंख्या करती है, इनमें आश्रित रहते हैं और इनके द्वारा इनका लालन पालन होता है। जैसे 15 से 59 की बात करें, ये कार्यशील का मतलब ये जनसंख्या है जो कार्य करती है और कार्य करके अपने परिवार का पालन पोषण या विकास संपूर्ण कार्य है जो इसी जनसंख्या के द्वारा किया जाता है। तीसरी हम बात करें 60 से अधिक वृद्ध जनसंख्या, ये भी आश्रित जनसंख्या है। जैसे हमने 0 से 14 की बात की उसी प्रकार 60 से जो अधिक वर्ष के हैं वो वृद्ध, ये भी क्या होता है, आश्रित होते हैं। किस पर आश्रित होते हैं, 15 से 59 पर, क्योंकि यही कार्यशील है। बाकी ये लोग वृद्ध हो जाते हैं और वृद्ध होने के बाद इन पर क्या हो जाते हैं, आश्रित हो जाते हैं। इस प्रकार हमने जनसंख्या को 3 भागों में विभाजित किया और 3 भागों में विभाजित करके हमने देखा कि जो 0 से 14 वर्ष है उसमें जो खर्च है वो अधिक होता है, और 60 वर्ष से अधिक है उसमें भी खर्च होता है। लेकिन स्वास्थ्य संबंधी है वो 60 वर्ष से अधिक होगा, इस पर अधिक खर्च होगा स्वास्थ्य से संबंधित, इसमें भी स्वास्थ्य से संबंधित होगा, या फिर पढ़ाई वगैरह है, इनके भोजन वगैरह का है, सबका भार किस पर रहता है, 15 से 59 पर रहता है। विभिन्न देशों में जो भिन्न भिन्न मात्रा पाई जाती है इन सबकी। देखिए जो संरचना हमने की है 3 भागों में जो विभाजन किया है, जो विभिन्न देश हैं उनमें भिन्न भिन्न प्रकार से जनसंख्या पाई जाती है। अर्थात जहाँ पर कार्यशील जनसंख्या होगी वहां का विकास क्या होगा, अधिक होगा, उस क्षेत्र का विकास अधिक होगा। जैसे भारत में उदाहरण लेते हैं भारत का, कि भारत में जो युवा वर्ग है वो अधिक है, और युवा वर्ग अधिक होने के कारण कि भारत के सामने एक शक्ति है, युवा शक्ति, वो किसी भी मोड़ पर देश को ले जा सकती है। युवा शक्ति है हमारे पास, यदि सही तरीके से या सही राह पर या सही दिशा या सही निकल जाए तो भारत ये बहुत ताकतवर विकास किया पड़ता है। और मोदी जी भी ये बात कहते हैं हमारे पास युवा शक्ति है और हम देश को चाहे जिस तरह मोड़ सकते हैं। यदि 0 से 14 वर्ष की अधिक जनसंख्या हो जाती है, 0 से 14 वर्ष तक की अधिक जनसंख्या हो जाती है, तो फलस्वरूप क्या होगा कि कार्यशील जनसंख्या क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, और की बाल जनसंख्या वो अधिक हो जाएगी। तो भार किस पर है, प्रौढ़ जनसंख्या पर, कार्यशील जनसंख्या पर। तो इसका जो इस पर पड़ेगा तो इनका विकास क्या हो जाएगा, अवरुद्ध हो जाएगा, विकास रुक जाएगा, और ऐसी स्थिति में उस देश का जो विकास है वो क्या होगा, कम हो जाएगा, रुक जाएगा। फलस्वरूप ये भी होगा कि 60 वर्ष से अधिक यदि वृद्धों की जनसंख्या है, जैसे विकसित देशों में, आज विकसित देशों की बात करें तो वहाँ वृद्धों की संख्या अधिक पाई जाती है, और विकासशील की बात करें तो यहाँ पर जो जनसंख्या है वो युवा वर्ग की अधिक पाई जाती है। युवा वर्ग है वो विकासशीलों में और विकसितों में वृद्ध पाया जाता है। जहाँ पर विकासशील की और अग्रसर है वहाँ पर बाल जो जन्म दर है वो अधिक पाई जाएगी, और मृत्यु दर यहाँ पर क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। फलस्वरूप जो बच्चों की जनसंख्या है उसमें निरंतर क्या होती जाएगी, वृद्धि होती जाएगी। इस प्रकार संपूर्ण जो जनसंख्या है आयु के अनुसार इसको 3 भागों में, 3 पिरामिडों में विभाजित किया गया है। पिरामिडों के आधार पर हम इसे 3 भागों में विभाजित कर सकते हैं।
देखिए पहला है आयोलिक पिरामिड। आयोलिक पिरामिड जनसंख्या का अभिप्राय, इस पिरामिड का अभिप्राय है कि स्त्री और पुरुषों की संख्या से है। जो पिरामिड बनाया गया है आयोलिक का, इसका संबंध है स्त्री और पुरुष इनकी संख्या से है कि एक तरफ तो क्या चलेगा, स्त्री चलेगी, दूसरी तरफ पुरुष चलेगा और पिरामिड का निर्माण हो जाएगा। जहां पर स्त्रियों की संख्या अधिक होगी वहां पिरामिडों का आकार परिवर्तन हो जाएगा और जहां पर पुरुषों की संख्या अधिक होगी वहां एक तरफ पिरामिडों का आकार क्या हो जाएगा, भिन्न हो जाएगा। जैसे उदाहरण के रूप में मैं आपको बताऊं कि आयोलिक पिरामिड के अनुसार स्त्री और पुरुष हैं, इधर क्या है, संख्या है, एक पिरामिड का निर्माण करते हैं। इधर अपन डालते हैं आयु और यहाँ इधर 0 है, इधर स्त्री डाल देते हैं और इधर क्या डालते हैं, पुरुष डालते हैं। ठीक है, ये मिलो हो गया बीच का, इधर स्त्री है इधर पुरुष है और ये चलेगा अपना आयु का। जैसे 0, 15, 30, 35, 16, 10 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60 और 60 से ऊपर। अब क्या करेंगे, हमने आयु ली है, आयु के आधार पर विभाजित कर रहे हैं कि पुरुषों की संख्या तो कितनी है और स्त्रियों की संख्या कितनी है। जैसे 0 से और 0 वर्ष से 10 वर्ष के बीच की बात करें तो मान के चलिए पुरुषों की संख्या, भाई यहाँ पर उदाहरण ले रहे हैं, उदाहरण पाठ पढ़ रहे हैं तो मान के चलिए जो 0 से 10 वर्ष है इसमें पुरुषों की संख्या अधिक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10, इधर भी यही होगा। इधर स्त्रियों की संख्या कम है। देखिए स्केल के आधार पर लेंगे कि 1 सेंटीमीटर बराबर कितने पुरुष ले रहे हैं या 1 सेंटीमीटर बराबर स्त्रियों की संख्या, तो पुरुषों की संख्या अधिक है। उदाहरण मैं फिर कह रहा हूँ, एक नजर है उदाहरण के तौर पर दे रहा हूँ, पुरुषों की संख्या अधिक है पुरुषों की तरफ और स्त्रियों की संख्या कम है। इधर स्त्रियों की संख्या 10 से 20 के बीच मान लो अधिक आ गई, इधर क्या है पुरुषों की संख्या कम है, फिर स्त्रियों की संख्या 20 से 30 के बीच अधिक है स्त्रियों की अपेक्षा, फिर इनकी संख्या अधिक है। पुनः एक पिरामिड का निर्माण हो जाएगा जहाँ पर स्त्रियों की अपेक्षा पुरुषों की और पुरुषों की अपेक्षा स्त्रियों की संख्या अधिक है। इस प्रकार की एक संरचना बनेगी और इस प्रकार की संरचना बनेगी तो हम देखते पहचान लेंगे कि स्त्रियों की संख्या किस आयु वर्ग में अधिक है और पुरुषों की संख्या किस आयु वर्ग में। इस पिरामिड के अनुसार आयु संरचना को दिखाया जाता है। अब विस्तारित होती हुई जनसंख्या, विस्तारित होती जनसंख्या। देखिए विस्तारित होती हुई जनसंख्या में क्या है कि पिरामिड जो अभी हमने बनाया था, लिंगायु संरचना के अंतर्गत दिखाया था, उसका आकार संबंधी होगा कि उस पिरामिड का आकार कैसा होना चाहिए। जैसे पहचान पूछ लेता है विस्तारित होती हुई जनसंख्या है उसमें पिरामिड का आकार कैसा होगा, तो यहाँ पर हम बात करें विस्तारित होती हुई जनसंख्या क्या है। विस्तारित होती हुई जनसंख्या में देखो एक तो क्या होगा कि जन्म दर अधिक होती है, जन्म दर अधिक होती है और मृत्यु दर क्या होगी, कम होगी। बच्चों की संख्या है, ये बच्चों की जन्म दर है वो अधिक पाई जाएगी, क्या पाई जाएगी, अधिक पाई जाएगी और फलस्वरूप जो पिरामिड बनेगा उसका आकार होगा त्रिभुजाकार। जो पिरामिड होगा उसका आकार कैसा होगा, त्रिभुजाकार।
विस्तारित होती हुई जनसंख्या में जो पिरामिड का आकार बनेगा, अपन ने जो बनाया था पिरामिड वैसा ही आकार बनेगा। उस आकार में त्रिभुजाकार जो जनसंख्या है, उस त्रिभुजाकार जो पिरामिड है, उसके अंतर्गत बच्चों की जन्म दर क्या रहेगी, अधिक रहेगी, और मृत्यु दर क्या होगी, कम होगी। तो इस प्रकार का जो पिरामिड बनेगा वो कहलाएगा विस्तारित होती हुई जनसंख्या का। ऐसे जो जनसंख्याएं हैं, ये ऐसे पिरामिड है वो बांग्लादेश और मैक्सिको में पाए जाते हैं। त्रिभुजाकार जो पिरामिड है वो बांग्लादेश और मैक्सिको में पाए जाते हैं, दोनों देशों में पाए जाते हैं इस प्रकार के पिरामिड। तो पुनः एक बार रिपीट कर देता हूँ कि आयु संरचना के अंतर्गत अब विस्तारित होती हुई पिरामिडों के अंतर्गत विस्तारित होती हुई जनसंख्या बढ़ रहा है, जिसमें विस्तारित होती हुई जनसंख्या में पिरामिड का आकार होगा त्रिभुजाकार जो पिरामिड पाए जाते हैं बांग्लादेश और मैक्सिको में पाए जाते हैं। इस प्रकार के पिरामिड में जन्म दर अधिक पाई जाती है, बच्चों की जन्म दर अधिक होती है और मृत्यु दर क्या होती है, कम होती है। इसके बाद में अगला स्थिर जनसंख्या। स्थिर जनसंख्या देखिए, विस्तारित होती हुई जनसंख्या में हमने देखा कि वहां पर बच्चों की जन्म दर क्या है, बढ़ रही है, लेकिन यहाँ पर क्या होगा कि जन्म दर और मृत्यु दर लगभग क्या रहेगी, समान रहेगी। स्त्री हो या पुरुष हो, इनकी जन्म दर है समान पाई जाती है, ना तो अधिक है और ना कम है, दोनों की कैसी है, समान है। और यहाँ पर जो पिरामिड बनेगा वो होगा सुंडाकार। सुंडाकार आकार का पिरामिड का निर्माण होगा, इसमें स्थिर जनसंख्या के अंतर्गत। और इस प्रकार की जो आयु संरचना पाई जाती है वो ऑस्ट्रेलिया में पाई जाती है। कहाँ पाई जाती है, ऑस्ट्रेलिया। अर्थात ये सूर्य आकार है, घंटी नुमा होता है, ये यूं कह सकते हैं अपन, घंटी के आकार का पिरामिड का निर्माण होगा। स्थिर जनसंख्या में पिरामिड होगा सूर्याकार, घंटीकार होगा। यहाँ पर जो जन्म दर होगी वो समान होगी, ना तो अधिक होगी और ना कम होगी। जबकि विस्तारित होती हुई जनसंख्या में जन्म दर अधिक थी, मृत्यु दर क्या थी, कम थी। और बनने वाला जो पिरामिड का आकार था त्रिभुजाकार था। उसके अलावा वहां पर इस प्रकार का पिरामिड पाया गया था बांग्लादेश और दूसरा पाया गया था अपने मैक्सिको में। इस प्रकार दो प्रकार का हुआ यहाँ पर, एक तो हुआ विस्तारित होती जनसंख्या पिरामिड और दूसरा हुआ यहाँ पर स्थिर जनसंख्या। अब तीसरा है हास्य होती हुई जनसंख्या। ये हास्य होती हुई जनसंख्या है, इसका आकार किस प्रकार पाया जाता है, यह हास्यमान जनसंख्या। हास्यमान जनसंख्या। जापान के पिरामिड संख्या आधार शून्याकार से इसकी देखिए, ये निम्न जन्म दर और निम्न मृत्यु दर को दर्शाता है। पहली बात, निम्न जन्म दर और निम्न मृत्यु दर। और इस प्रकार के जो पिरामिड पाए जाएंगे उनका आकार होगा शीर्ष है वो सुंडाकार होगा। और इस प्रकार के जो पाए जाएंगे पिरामिड देश होगा जापान। कौन सा देश होगा, जापान देश होगा। यहाँ पर वृद्धि दर है शून्य है अथवा ऋणात्मक है। यहाँ पर जो जनसंख्या है उसकी वृद्धि दर है वो शून्य है या
ऋणात्मक है। इस प्रकार 3 प्रकार पढ़े हमने और तीनों में देखा कि भिन्न भिन्न प्रकार से यहाँ पर भिन्न भिन्न पिरामिडों का निर्माण हुआ। देखिए यदि परीक्षा की दृष्टि से देखें तो तीनों में हमें ये पूछ लिया जाता है नाम से, विस्तारित होती हुई जनसंख्या का पिरामिडों का आकार कैसा होगा, या विस्तारित होती हुई जनसंख्या के पिरामिड सामान्यतः किस देशों में पाए जाते हैं। ये पूछ लेता है कि हास्यमान होती हुई जनसंख्या का पिरामिडों का आकार किस प्रकार होगा, या ये जनसंख्या कहाँ पाई जाती है, या फिर ये पूछ लेता है इस जनसंख्या में किस प्रकार का परिवर्तन पाया जाता है, या इस हास्यमान जनसंख्या में किस प्रकार की विशेषता पाई जाती है। इस तरह हमारा आयु संरचना वाला जो टॉपिक है वो आज समाप्त होता है। देखिए पुनः मैं स्मरण करवाता हूँ कि हमने लिंगानुपात और आयु संरचना दो टॉपिक इसके अंतर्गत पढ़ लिए हैं। यदि किसी भी प्रकार की समस्या हो आपको तो इसमें आप कमेंट करें या प्रश्न पूछे, किसी भी प्रकार से लाइव जो चलती क्लास उसमें आप प्रश्न पूछने का प्रयास करें। जब तक आप नहीं पूछते हो तो टॉपिक भी आपका है क्लियर नहीं हो पाता है। इसलिए आप जब भी क्लास उसमें कमेंट वगैरह डालें। इस प्रकार हमने इस चैप्टर के 2 टॉपिक देखे, आयु संरचना और लिंगानुपात। अब तीसरा इसके अंतर्गत देखते हैं वो है नगरीय संगठन, ग्रामीण और नगरीय संगठन। किसके अंतर्गत? जनसंख्या के संगठन के अंतर्गत। सामान्यतः हम ये जानते हैं कि जो जनसंख्या संगठन है ग्रामीण और नगरीय दोनों प्रकार से भिन्न भिन्न होता है। युवाओं में दोनों में भिन्नताएं पाई जाती है। ग्रामीण जो संगठन है वो मुख्य रूप से इनके पास आजीविका के जो साधन होंगे वो प्राथमिक व्यवसाय पर होंगे, या ये प्राथमिक व्यवसाय पर पूर्णतः है निर्भर है। प्राथमिक व्यवसाय के अंतर्गत आगे एक है पशुपालन है, मछली पालन है, इसके अलावा आदि प्रकार से कृषि है। ये मुख्यतः इसी पर अपनी आजीविका पर डिपेंड रहते हैं, अन्य इनके पास नहीं है। प्राथमिक व्यवसाय पहले भी मैं बता चुका हूं, तो मैं एक बार फिर बताता हूं प्राथमिक व्यवसाय क्या है। कि ऐसा व्यवसाय या ऐसी क्रिया, एक ऐसी क्रिया किसके द्वारा? मानव के द्वारा, जिसमें प्राकृतिक से जो प्राप्त करता है प्राकृतिक से जो प्राप्त करता है उसे सीधे तौर पर उपयोग कर लेता है, उसमें कोई भी परिवर्तन नहीं करता है। देखिए इसमें कोई भी परिवर्तन नहीं करेगा, केवल जैसा उसे मिला है वैसा ही उसका क्या कर लेगा? उपयोग कर लेगा। जैसे जंगलों से कंद, मूल, फल प्राप्त कर उसे खा लेता है। अर्थात जो कहूँगी यहाँ पर के एक ही उद्देश्य होता है उसकी उदर पूर्ति का, उदर पूर्ति, क्योंकि पेट की पूजा कैसे हो, पेट कैसा भरा जाए। अर्थात हम भोजन की तलाश में रहते हैं और बाकी तो वो उद्देश्य नहीं। अर्थात प्राथमिक व्यवसाय के अंतर्गत ग्रामीण प्राथमिक व्यवसाय, जबकि नगरीय के अंतर्गत द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ और पंचम ये व्यवसाय करते हैं। द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ और पंचम इन व्यवसायों पर डिपेंड है। द्वितीय व्यवसाय के अंतर्गत प्राथमिक व्यवसाय से प्राप्त हुआ उसका रूप परिवर्तन करना है, रूप परिवर्तन कर एक तो क्या करेंगे उसका रूप परिवर्तन कर देंगे, दूसरा उसे अधिक मूल्यवान बना देंगे और मूल्यवान बनाकर उसे बाजार में उपलब्ध करवा देंगे। तब जाके वो इस प्रकार का कार्य होगा, नगर में होगा। तृतीय, चतुर्थ और पंचम सेवाओं से संबंधित कार्य हैं
या फिर ये कहो कि वैज्ञानिक या परीक्षण से संबंधित है सारे कार्य हैं वो नगरीय जनसंख्या में पाए जाते हैं। देखिए भिन्न भिन्न क्षेत्रों में है इनकी भिन्न भिन्न संरचना पाई जाती है और भिन्न भिन्न घनत्व पाया जाता है। पहले बता चुका हूं कि ग्रामीण क्षेत्रों में जो जनसंख्या घनत्व है वो क्या पाया जाएगा, कम पाया जाएगा, जनसंख्या घनत्व कम पाया जाएगा। और जो कि नगरीय जनसंख्या है उसमें जनसंख्या घनत्व क्या होगा, अधिक होगा। वहीं जनसंख्या भी नगरीय क्षेत्रों में अधिक पाई जाएगी और ग्रामीण क्षेत्रों में कम पाई जाएगी। लेकिन यो व्यक्ति जैसे भारत है और भारत की बात करें तो भारत की अधिकांश जो जनसंख्या है वो आज भी ग्राम में निवास करती है। तो अन्य अलग अलग देशों में अलग अलग देश ऐसे जिनमें पूर्ण रूप से शहर पाए जाते हैं, गांव में केवल बड़े हैं। इस प्रकार यह प्राथमिक व्यवस्था भी अलग अलग है। यहाँ पर लिंगानुपात है वो भी क्या पाया जाएगा, भिन्न पाया जाएगा। जैसे बात करें एशियाई देशों में जिम्बाब्वे है, नेपाल है, या ग्रामीण और नगरीय लिंगानुपात विपरीत है। ग्रामीण और नगरीय दोनों में विपरीत पाया जाता है। अब नगरों में है लिंगानुपात अधिक है और ग्रामीण क्षेत्रों में लिंगानुपात क्या हो जाता है, कम हो जाता है, क्योंकि शहर गांव के जो लोग हैं वो शहर के पलायन कर जाते हैं रोजगार वगैरह के लिए और वहीं पर निवास करने लग जाते हैं, जिससे वहां पर जनसंख्या है उसके लिंगानुपात में क्या हो जाता है, परिवर्तन आ जाता है, अर्थात उस क्षेत्र में लिंगानुपात अधिक हो जाता है। इसके अलावा ऐसे देश हैं जिसमें महिलाओं की सहभागिता अधिक होती है और महिलाएं हैं वो पलायन कर जाती है शहरों की ओर, वहां पर महिलाओं का लिंगानुपात अधिक है और पुरुष क्या हो जाते हैं वहां पर कम हो जाते हैं। इस प्रकार ऐसी एक पाई जाती है कि विभिन्न प्रकार से संगठन बन पाता है। इसके अलावा अगला पॉइंट है हमारा साक्षरता। पहले से पढ़ते आ रहे हैं टॉपिक। इसमें देखने से है हमारे 7 वर्ष से अधिक उम्र का कोई भी बालक या व्यक्ति जो पढ़ सके, लिख सके और गणितीय तार्किक ज्ञान कर सके, उसे साक्षर कहा जाएगा। उसे क्या कहा जाएगा, साक्षर कहा जाएगा। 7 वर्ष से अधिक उम्र का कोई भी व्यक्ति वो पढ़ सके, लिख सके और उसमें गणितीय तार्किक ज्ञान आ सके। अर्थात यहाँ पर गणितीय तार्किक का मतलब है कि जो गुणा भाग इत्यादि का ज्ञान उसमें ज्ञान आ जाए, पढ़ सके किसी शब्द को और लिख सके, तो हम उस व्यक्ति को क्या कहेंगे, साक्षर कहेंगे। अब देखिए विभिन्न क्षेत्रों में विभिन्न देशों में विभिन्न पाया जाता है। जहाँ पर विकास अधिक है वहाँ का साक्षरता दर अधिक पाई जाती है और जहाँ विकास कम हुआ है वहाँ साक्षरता दर क्या पाई जाएगी, कम पाई जाएगी। क्यों? क्योंकि जहाँ साक्षर व्यक्ति होगा वो विभिन्न प्रकार से अपने रोजगार सुलभता से आसानी से प्राप्त कर लेगा और क्या करता रहेगा, विकास करता रहेगा। जहाँ पर कम पाई जाएगी उनका विकास क्या होगा, कम होगा। इस प्रकार साक्षरता को एक मापदंड के रूप में माना गया है जो सामाजिक आर्थिक का सूचक है। अर्थात ये उनकी सामाजिक आर्थिक मापदंड का सूचक है। अर्थात किसी भी देश की, किसी भी क्षेत्र की, किसी भी राज्य की यदि हमें सामाजिक और आर्थिक स्थिति जाननी है तो हम केवल वहां की साक्षरता दर देख लें कि साक्षरता दर क्या है। यदि साक्षरता दर वहां की अधिक है तो हमें मान लीजिए कि वहां का सामाजिक जो जीवन है वो अधिक ऊंचा है या उच्च पाया जाता है, साथ ही वहां का आर्थिक जो डेवलपमेंट है वो भी क्या है, अधिक है या विकास की ओर है।
इस तरह महिलाओं की स्थिति को भी देखा जाता है किसके आधार पर, साक्षरता के आधार पर। यदि महिला साक्षरता अधिक है तो वहां पर महिलाओं को सम्मानीय स्थिति में माना जाता है, और यदि साक्षरता दर महिलाओं की कम है तो वहां की स्त्रियों की जो स्थितियां हैं वो दयनीय मानी जाती है। इसके अलावा रहन सहन का स्तर है वो भी इसी के आधार पर डिपेंड होता है। यदि साक्षरता अधिक है तो रहन सहन उच्च पाया जाएगा, और यदि नहीं है तो रहन सहन क्या पाया जाएगा, निम्न पाया जाएगा। इस तरह साक्षरता वाला टॉपिक है, कई बार पूछ लिया जाता है कि साक्षरता किसे कहते हैं, तो डेफिनेशन भी साधन से अधिक उम्र का कोई व्यक्ति को जो पढ़ लिख सके और गणित के तार्किक ज्ञान पढ़ सके उसे साक्षर कहा जाएगा। आगे है हमारे का टॉपिक व्यवसायिक संरचना। व्यवसायिक संरचना अर्थात जनसंख्या है उसको व्यवसाय के आधार पर कितने भागों में बांटा है या कितने भागों में विभाजित किया जा सकता है। देखिए यहाँ पर जो उद्योग धंधे हैं अभी मैं पहले बात की थी उसके आधार पर, व्यवसाय के आधार पर यहाँ पर 4 भागों में विभाजित किया। लेकिन आरबीएस के समझते हैं जवाब दे रहे हैं हमारा यहाँ पर प्राथमिक व्यवसाय, द्वितीय व्यवसाय, तृतीय व्यवसाय और चतुर्थ व्यवसाय। 4 व्यवसाय होंगे। 4 व्यवसायों में जो जनसंख्या है हमारी 4 प्रकार के व्यवसाय करती है। जहां पर प्राथमिक व्यवसाय अधिक होता है वहां सामान्य पिछड़ा हुआ होता है, वो क्षेत्र कैसा होता है, पिछड़ा हुआ। यहाँ पर प्राथमिक व्यवसाय में जनसंख्या तो क्या होगी, अधिक होगी, जनसंख्या तो अधिक पाई जाएगी, लेकिन जो उत्पादन होगा वो सबसे कम पाया जाएगा। सबसे क्या पाया जाएगा, यहाँ पर कम पाया जाएगा। जैसे आपने चर्चा की थी अभी कि प्राथमिक व्यवसाय के अंतर्गत कृषि है, मत्स्य है, तो सम्मिलित किया गया है, और द्वितीय के अंतर्गत रूप परिवर्तन से संबंधित है। तृतीय के अंतर्गत हमने सम्मिलित किया था जैसे प्लम्बर है या डॉक्टर है, चिकित्सक है, और चतुर्थ के अंतर्गत सम्मिलित किया गया था वैज्ञानिक है या कोई शोध संस्था है, उसको सम्मिलित किया जाता है। सबसे कम व्यक्ति इसमें होते हैं और सबसे आय भी इसमें अधिक होती है। सबसे कम व्यक्ति होते हैं लेकिन आय अधिक होती है, इसमें सबसे अधिक व्यक्ति होती हैं लेकिन आय क्या होती है, सबसे कम होती है। अर्थात व्यवसाय के आधार पर जनसंख्या को 4 भागों में बांटा गया है और 4 भागों में भिन्न-भिन्न देशों में भिन्न पाया जाता है। जहाँ का विकास अधिक हुआ है वो तृतीय चतुर्थ में जनसंख्या अधिक पाई जाती है, अर्थात वहाँ की तृतीय चतुर्थ व्यवसाय में संलग्न जनसंख्या क्या है, अधिक है। लेकिन प्राथमिक व्यवसाय है वहाँ पर जनसंख्या केवल की अपनी बात की पिछड़े हुए क्षेत्र में पाई जाती है। इस प्रकार व्यवसायिक संरचना है वो हमारा समाप्त होता है, और इसी के साथ हमारा चैप्टर नंबर जो 3 है वो समाप्त होता है। लेकिन चैप्टर नंबर 3 के अंतर्गत तो वापस से रिपीट करूं कि हमने पहले पढ़ा है लिंगनुपात, दूसरा पढ़ा है आयु संरचना, तीसरा पढ़ा है पिरामिड जनसंख्या, चौथा पढ़ा है इसमें हमने साक्षरता, और 5वां टॉपिक रहा है हमारा व्यवसायिक संरचना। 5 टॉपिकों पर चर्चा की है और 5 टॉपिकों में से ये 100% है कि परीक्षा में एक प्रश्न जरूर आता है, अवश्य है। अब ये पूछ सकता है लिंगनुपात, तो मैंने बताया इस समय कि लिंगनुपात में से कौन सा प्रश्न बन सकता है। लिंगनुपात क्या होता है, लिंगनुपात किसे कहते हैं, दोनों के अलग अलग बताएं मैंने पिछले वीडियो में कि आपको आंसर किस प्रकार देना है। तो लिंगनुपात किसे कहते हैं उसमें आपको हिसाब से, और उसका उसमें उसके अलावा आयु संरचना में विभाजित कर सकता है कि किस आकार में कौन सी कार्यशील जनसंख्या अधिक इसमें पाई जाती है, और कार्यशील जनसंख्या के अलावा वृद्ध जनसंख्या है इसमें पाई जाती है, या यो कहूं कि आश्रित जनसंख्या को इस श्रेणी में रखा जाता है। पिरामिडों के आधार पर हमने 3 प्रकार से किया था, स्थिर जनसंख्या,
उसके अलावा हास्यमान जनसंख्या और विस्तारित होती जनसंख्या। विस्तारित होती और हास्यमान और तीनों में अपने पिरामिडों का आकार देखा था कि भिन्न आकार कैसा होता है, तो उसमें आकार पूछ लेगा या फिर देश के बारे में पूछेगा कि किस देश में पिरामिड का। विस्तारित होती हुई हमने पढ़ा कि त्रिभुजाकार का होता है, और त्रिभुजाकार का होते हुए वहां पर जो जन्म दर क्या पाई जाती है वो तो अधिक पाई जाती है, और मृत्यु दर क्या पाई जाती है, कम पाई जाती है। इस प्रकार इसके बारे में प्रश्न यहाँ से पूछ सकता है। साक्षरता की केवल परिभाषा दी है आपकी सिलेबस में कि साक्षरता क्या है, तो 7 वर्ष से अधिक से उम्र का कोई भी व्यक्ति बालक हो वो पढ़ सके लिख सके, उसमें तार्किक ज्ञान हो तो उसे साक्षर कह सकते हैं। इसके अलावा लास्ट वाला जो टॉपिक रहा है व्यवसायिक संरचना, कि व्यवसाय के आधार पर 4 भागों में विभाजित किया है, प्राथमिक द्वितीय तृतीय चतुर्थ, और इस तरह हमारा जो लेसन नंबर 3 है वह समाप्त होता है। यदि किसी भी प्रकार की आपको इसमें समस्या आती है, कोई टॉपिक समझ नहीं आ रहा, कोई शब्द वगैरह इस प्रकार का हो तो कमेंट करें, प्रश्न पूछें। आज के लिए इतना